everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing about a new topic and this is freebies. We'll be discussing what freebies are, why this topic is in news, and we'll be looking at different viewpoints. Some consider it as having negative impact on the economy, while others consider them having positive impact on the economy. We'll be discussing both of them. So beginning with what freebies are. Right, first we need to know, freebies basically mean whatever the items that are given in free to the public by government in order to gain more and more votes. पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, सरकार द्वारा जनता को जो भी मुफ्त में चीज़ें दी जाती हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका वोट बैंक बन जाए, उन्हें फ्रीबीज़ कहा जाता है। हाल ही में ये चर्चा में तब आया जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा फ्रीबीज़ बांटते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा ये सब बांटती हैं, इस कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसे एक टर्म जो उस समय वर्ड काम में लिया वो था मुफ्त की रेवड़ी। सो दिस वॉज वॉट ही यूज्ड इट। इंग्लिश में इसी को फ्रीबी कहा जाता है। तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों, इसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिक्स में रहा है, न्यूज़ में रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि कई पिटीशन साइन की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट्स को रोकिए, ऐसी प्रॉमिसेस करने से रोकिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोकिए, कोई एक्शन लीजिए ताकि ऐसी प्रॉमिसेस करके ये वोट बैंक ना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जुडिशरी इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती, लेकिन सजेशंस ज़रूर दिए हैं। क्या सजेस्ट किया है, क्या रिकमेंड किया है कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि सेंटर को या गवर्नमेंट को एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना चाहिए। और इस एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन होंगे? बेनिफिशियरीज़ होंगे। कौन होते हैं बेनिफिशियरीज़? जिनको फ़ायदा मिल रहा है इन फ्रीबीज़ का वो होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होगी, फाइनेंस कमीशन होगा, नीति आयोग जो हमारी इकोनॉमी की प्लानिंग करते हैं वो होगा, और आरबीआई होगा। तो ये सब मिलकर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या व्यू पॉइंट है फ्रीबीज़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए इसके ऊपर? तो इसके ऊपर देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप ज़्यादा फ्रीबीज़ देंगे, ज़्यादा आप ये मुफ्त में चीज़ें देंगे तो दिस विल पुट अ स्ट्रेस ऑन स्टेट्स एक्सचेकर। जो आपका ये खजाना है, एक्सचेकर है राज्य का, उसके ऊपर ये एक स्ट्रेस डालेंगे। और साथ ही इससे क्या होगा, आप अपने डे टू डे जितने भी बिजनेस है उसके लिए पैसा बचेगा नहीं। ऐसे में आप डेट ट्रैप्स, कर्जे के उस जाल में फंस जाएंगे और देश के ज़्यादातर राज्य फंसे हुए हैं। ये बात सच्चाई है, देश के ज़्यादातर राज्य इस वक्त डेट ट्रैप्स के अंदर हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो ये सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं। सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है, तो ऐसे में मेजर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो रिच और पुअर का जो गैप है, अमीर और गरीब का जो गैप है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये जो शॉक है, इस शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर ये काम कर सकता है फ्रीबीज़। अब हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात करें तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने रिगनॉमिक्स के बारे में जाना था, रिगनॉमिक्स के बारे में समझा था। रिगनॉमिक्स से ही कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा रिगनॉमिक्स के बारे में समझाया गया है। तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, अभी हमने देखा समाज में बेसिकली मेजर दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा इनके बीच जो है इनकम डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, सॉरी ये सेम कलर हो गया, इनकम डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई वेलफेयर स्टेट है,
जैसे इंडिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए कि इस गरीब वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन रिगोनॉमिक्स क्या कहता है, अगर आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, आप सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस अमीर वर्ग को पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसे फ़ायदा होगा तो इसके फ़ायदे धीरे धीरे समाज के निचले वर्ग तक ट्रिकल डाउन होते चले जाएंगे, निचले वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्हें टैक्स में कटौती दे दी, इनके टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये अपने जो टैक्स से बचा हुआ पैसा है उस पैसे को और प्रोडक्शन में लगाएंगे। जब और प्रोडक्शन होगा तो इस गरीब वर्ग को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनका लाइवलीहुड भी सुधरेगा। तो अगर आप इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे इन तक अपने आप पहुंच जाएगा, ऐसा रिगोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई गई थी उसी को रिगोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली इसमें एक बार मैंने फिर से इसे समझा दिया है। वहीं इसमें क्या देखा जाता है, एक बार हम पढ़ें तो मैक्सिमम कट्स आर गिवन टू हाई इनकम अर्नर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा कमाने वाले लोगों को दिया जाता है, ज़्यादा बड़े कॉरपोरेशंस को दिया जाता है। क्यों? इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन में कि जो बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टॉप वाले लोगों को, इस अमीर वर्ग को जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होते चले जाएंगे पुअर तक, जो गरीब वर्ग है उस तक अपने आप ट्रिकल डाउन होते चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? बाय क्रिएशन ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके थ्रू इस गरीब वर्ग तक भी ये सारे फ़ायदे पहुंच जाएंगे। तो इसी थ्योरी के दो दिस थ्योरी यील्डेड सर्टेन पॉजिटिव रिजल्ट्स, इट हैड नेगेटिव टू। पॉजिटिव आए, अमेरिका के अंदर इसे अपनाया गया ज़्यादातर, तो वहाँ जॉब क्रिएट्स भी हुई और उसके अलावा आउटपुट भी तेज़ी से बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसके नेगेटिव उससे भी ज़्यादा थे, पॉजिटिव इतने नहीं आए जितने नेगेटिव आए। ये जो अमीर और गरीब का, जैसे हमने देखा, ये दो वर्ग हैं, इनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के कारण क्या हुआ, ये अमीर होता चला गया, और ये जो गैप है ये तेज़ी से, और ये जो दूसरा वर्ग है ये गरीब होता चला गया, अमीर होता चला गया और गरीब होता चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब ये गैप बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि इस अमीर वर्ग ने उस सेविंग्स को, जो फ़ायदे सरकार ने पहुंचाए, वो गरीब तक पहुंचने ही नहीं दिए, वो अपने तक ही सीमित रखे, इस कारण ऐसा हुआ और ये गैप वाइड होता चला गया। वहीं बहुत सारे स्टेप्स इंडिया में भी देखे जा रहे हैं इस वक्त, पर्टिकुलरली इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में, जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स के फ्रेमवर्क में आते हैं। क्या है वो, हम अगर इस वीडियो में डिस्कस करें तो एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का गठन करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं, सरकार उन एरियाज़ को मार्क कर देती है जहाँ पर जो टैक्स लॉज हैं वो थोड़े कम होते हैं, टैक्स कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट पर दे दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंपनीज आए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का गठन करना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स खासतौर पर बेंगलोर जैसे एरियाज़ में। उसके अलावा हाल फिलहाल में सरकार ने जो कॉरपोरेशंस है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको लगभग 30% से घटाकर उनके टैक्सेस को 18% पर लेकर आ गई। तो ऐसा क्यों किया गया? उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है ताकि गरीब को अपने आप फ़ायदा मिल जाए, ऐसा सरकार का कहना है, रिगोनॉमिक्स का कहना है। ये इतना सक्सेसफुल भी नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटिफाइड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो अमीर और गरीब का ये जो गैप है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इंडिया में ही है, ठीक है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट पर, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पर इतना भी रिलाय नहीं कर सकते हैं। अब आगे इसमें देखें, अगली स्लाइड में अगर देखें, डिफरेंशियल टैक्स बर्डन। यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंडेंट होती है। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ये क्या होते हैं, एक बार हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखते हैं। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल वेल्थ टैक्स है, या फिर आप इनकम टैक्स को ले लो, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसमें आप जीएसटी ले लो। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पर ये टैक्स लगाया जाता है उसी को भरना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा है तो ये मुझे ही भरना पड़ेगा क्योंकि इनकम मेरी है, मैं किसी और पर इसका बर्डन नहीं डाल सकती। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल जीएसटी, ज़रूरी नहीं जिस पर टैक्स लगा है वो ही भरे, ये दूसरे पर भी इसका बर्डन डाला जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर गुड है, शॉपकीपर ख़रीद कर लाया है 50 रुपये में, शॉपकीपर पर जीएसटी लगा दो रुपये, तो शॉपकीपर इसे 55 फॉर एग्जांपल 55 में बेचेगा। 50 रुपीज़ में तो ख़रीद कर लाया था, 2 रुपये इसका जीएसटी भी इसी कंज्यूमर पे ही जोड़ देगा और साथ ही 3 रुपये अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ देगा, 3 रुपीज़ अपना प्रॉफिट जोड़ देगा। तो इस तरीके से करता है। तो इसका ये बर्डन है, ये इसका टैक्स था जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका बर्डन उसने कंज्यूमर पर डाल दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वही होते हैं जिसका बर्डन दूसरे के ऊपर डाला जा सकता है, वहीं डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन दूसरे के ऊपर नहीं डाला जा सकता, जिस पर ये लगते हैं उन्हीं को भरने होते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज के समय में सरकार ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस पर रिलाय करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, जो आम लोग काम में लेते हैं, सामानों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं इसके ऊपर ज़्यादातर रिलाय करती है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन ज़्यादा भरता है? ये बड़े बिजनेस हाउसेस ज़्यादा भरते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, तो इस पर सरकार रिलाय नहीं कर रही। बड़े बड़े कॉरपोरेशन हाउसेस के टैक्सेस को कम कर दिया गया है। रिगनॉमिक्स के उस ट्रिकल डाउन थ्योरी को आजकल काम में लिया जा रहा है। तो टैक्सेस ऑन कॉरपोरेट्स हैव बीन रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन जो पुअर की पॉकेट है इट हैज़ बीन अटैक्ड, इसे फिर से अटैक किया जा रहा है। फ्यूल के ऊपर, फूड के ऊपर 5% जीएसटी, फूड के ऊपर ऐसी चीज़ों पर जीएसटी लगाई जा रही है जो बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वहीं बड़े बड़े कॉरपोरेशन हाउसेस के टैक्सेस को कम कर दिया जा रहा है। तो दिस लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशन। इन लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। जब इन फ्यूल की, फूड की, बेसिक इसेंशियल्स की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से इकॉनमी के अंदर फैल रहा है। और साथ ही इनइक्वालिटी भी, जो एक तो आप जो अमीर हैं उनके टैक्सेस को कम करके उनको फ़ायदा पहुंचा रहे, गरीब था चलो उसको उसके हालात पे भी नहीं छोड़ा जा रहा बल्कि उस पर और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन दोनों के बीच की ये इनइक्वालिटी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और साथ ही ग्रोथ भी कम हो रही है। तो ऐसे में ग्रोथ का कम होना तो बिल्कुल जायज़ है। अब जब हम आगे बात करें इसके ऊपर, तो इन सच केस, ऐसे केसेस में फ्रीबीज सिर्फ एक वेलफेयर मेजर है, एक उनको शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। उनको जब हर तरफ से उनके ऊपर अटैक्स हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक अटैक्स हैं, महंगाई है, ऊपर से उनके टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में ये जो फ्रीबीज थोड़े थोड़े करके इनको फ्री में जो सामान दिया जाता है, तो ये एक वेलफेयर मेजर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल की तरह से देखेंगे कि किस तरीके से कभी कभार फ्रीबी इकोनॉमिक मेजर की तरह भी, वेलफेयर मेजर की तरह भी सामने आता है। तमिलनाडु के अंदर फ्री बस पास है वुमेन को, औरतों के लिए बस के अंदर फ्री है। तो ऐसे में एक तो फ्यूल कॉस्ट बच रही है उन फैमिलीज़ के लिए, साथ ही वुमेन जो है वो ज़्यादा काम पर जाने लगी हैं, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए पास ये जो फेयर है, बस का फेयर है, यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फ्री मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील दी जाती है स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर। तो ऐसे में ना केवल नरिशमेंट हो रहा है, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में एनरोल हो रहे हैं और चाइल्ड लेबर भी घटता जा रहा है। तो ये फ़ायदा है। तो
यहाँ पर फ्रीबी का नुकसान क्या है? यहाँ पर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनके घर के खर्चे चल रहे हैं। फ्री मिड डे मील्स, एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के अंदर आपको पैसा बचाकर कोई फ़ायदा नहीं होना। और डेमोक्रेटिक नहीं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब एक इंडिविजुअल सेव करेगा तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जब एक इकोनॉमी सेव करने लग जाएगी तो वो इकोनॉमी अपनी ही बर्बादी की तरफ जाती है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसी कारण जब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो सोशल वेलफेयर मेजर्स में भी इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। माना कि पार्टीज़ अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे तो ये भी सच्चाई है कि इस पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में लोगों का भी तो फ़ायदा हो रहा है, तो इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्री टीवी लोगों को दिया जाता है, अवेयरनेस फैलती है, वुमेन एम्पावर होंगी, एक पॉजिटिव नोट पर भी इसे एंड किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर एक नुकसान है, अगर बोरोड मनी को इस काम के लिए खर्च किया जा रहा है ऑन करंट कंजम्पशन विद नो इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ, वी विल बी पासिंग ऑन द बर्डन ऑफ रीपेमेंट टू आवर चिल्ड्रन। हम अपने आने वाली पीढ़ी पर ये एक कर्जा, एक बर्डन छोड़कर जाएंगे। कैसे? अगर बोरोड मनी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद का पैसा इस तरीके से लोगों के वेलफेयर में लगा रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक तो कर्ज में पैसा लेकर आ रहे हैं, बोरो करके ला रहे हैं, ऊपर से उन्हें कंजम्पशन के लिए काम में ले रहे हैं, तो अगर आप उस पैसे को लोगों को बांट दिया, कंज्यूम हो गया, वापस प्रोडक्शन क्या मिला? ज़ीरो। इस केस में वेलफेयर हुआ है लेकिन प्रोडक्शन तो ज़ीरो है ना। तो ऐसे में अगर पैसा बोरोड है तो उसे कभी भी फ्रीबी में नहीं लगाना चाहिए, मुफ्त की चीज़ें बांटने में नहीं लेना चाहिए। अगर पैसा बोरोड है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाना चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे तो कल को ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आप ये कर्जा चुका सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कंजम्पशन में लगा दिया तो कंजम्पशन वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, पैसा वहीं उसका अंत हो जाता है। लेकिन अगर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाया, किसी और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाया, तो कल को वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा और प्रोडक्शन से क्या होगा, हम उस बोरोड मनी को वापस लौटा सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी बोरोड मनी को आप फ्रीबी के तौर पर नहीं दे सकते, ये बेसिकली ये कहा गया है इस वीडियो में। तो सरकारें यहीं पर ज़्यादा वो हो जाता है कि पैसा बोरो करके लाती हैं और फिर लोगों में वो फ्रीबी के तौर पर बांटती है, यहाँ पर ये गलत है। अगर आप बोरो करके ला रहे हैं तो आपको लोगों में बांटने के बजाय उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डालना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, कल को प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये बोरोड मनी वापस रीपे किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कंजम्पशन में लगाएंगे तो वहीं इस पैसे का अंत हो जाएगा। इसीलिए ये रास्ता अपनाना बिल्कुल बेहतर होगा। बोरोड मनी के केस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि फ्रीबी बांटकर आप लोगों के वोट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स हो गई है, लोगों को इस तरीके से अट्रैक्ट करना। तो अगर सरकार अपने बचे हुए सेविंग्स को इस तरीके से खर्च कर रही है, सेविंग्स होना बहुत बड़ी बात है, होती नहीं है इकोनॉमी में और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर सेविंग्स हैं उन्हें आप इस तरीके से खर्च कर रहे हैं फ्रीबी के तौर पर, वेलफेयर के तौर पर, तो इट इज़ गुड। लेकिन बोरोड मनी को आप इस तरीके से खर्च नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशंस पुटिंग अ चेक ऑन एक्सेस स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये देखें तो जैसे इलेक्शन कमीशन भी कोई स्टेप नहीं ले रहा सरकार इन पार्टीज़ के प्रति, तो यहाँ पर इनका चुप रहना एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को एक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए, जहाँ पर उन्हें इन पार्टीज़ के प्रति कोई ना कोई एक्शन, यहाँ पर लीगल एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। अगर जुडिशरी अगर इंटरवीन करेगी तो गवर्नमेंट्स तो जस्टिफाई कर ही देंगी कि हम तो ये वेलफेयर के पर्पस के लिए काम में ले रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ही हम फुलफ़िल करें, DPSPs को। तो ऐसे में यहाँ पर कौन ज़्यादा भूमिका निभा सकता है? इलेक्शन कमीशन को एक रोल प्ले करना चाहिए। तो बेसिकली यही था इस वीडियो में, फ्रीबीज़ क्या हैं, किस तरीके से अगर उन्हें वेलफेयर की किस तरीके से वो लोगों का वेलफेयर कर सकती है लेकिन इकॉनमी पर भी एक बर्डन है, ये हमने इस वीडियो में
डिस्कस किया, देखा, समझा, एंड आई होप आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।